इन्फ्लेशन रिलेटेड चिंताएं बाजार को सताती रहेंगी, ग्लोबल इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, वो सब। और इधर हमने देखा ओवरनाइट धड़ाम से यूएस मार्केट्स गिर गए, बेयर मार्केट में नैस्डैक चला गया। इंडिया आइसोलेशन में तो आउट परफॉर्म कर नहीं सकता, ये सब जब तक ये ग्लोबल हेडविंड्स रहेंगी हमारे यहाँ भी। आपको लगता है कि एक तरह से मार्केट मूवमेंट गेन्स एकदम कैप्ड रहेंगे? देखिए, मार्केट मूवमेंट गेन्स कैप रहेंगे डिपेंडिंग ऑन आपने किस सेक्टर में इन्वेस्ट किया है। अब ये इंडियन मार्केट दो लॉट्स में बट गई है, एक है जो एफआई ड्रिवन स्टॉक्स है, एक है जो प्योरली डोमेस्टिक स्टॉक्स है। डोमेस्टिक स्टॉक की अलग ही फंडामेंटल को छोड़ दीजिए, उनका जो मोमेंटम प्ले है वो अलग चल रहा है, डिमांड सप्लाई पे चल रहा है। जो एफआई स्टॉक्स का प्ले है विच इज द बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, वो एफआई के फ्लोज पे चल रहा है। तो एक इंडियन मार्केट भी अब बिल्कुल डिवाइड हो गई है, जिसके अंदर में कि काफी सारी जो डोमेस्टिक स्टोरीज है जहां पे एफआई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कफ मच स्ट्रॉन्गर है, वहां पे लोग अभी भी आके ले रहे हैं सामान, डिमांड सप्लाई इज फंडामेंटल अपार्ट। बट जो एफआई स्टॉक्स हैं उस पे इम्पैक्ट कंटिन्यूसली आएगा अगर यूएस मार्केट डाउन होती रहेगी। और आई थिंक सबसे बड़ी बात हमको ये समझनी चाहिए कि देखिए, यूएस इलेक्शन की जो इम्प्लीकेशंस है आज नजर आ रही हैं दुनिया को कि क्या होता है जब आप लेफ्टिस्ट काइंड ऑफ गवर्नमेंट को आप इलेक्ट करते हैं, तो क्या होता है वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर में। आप यूक्रेन को ब्लेम कर लीजिए, बट नैस्डैक की और यूएस की प्रॉब्लम उससे पहले चल रही थी। तो इस तरीके को देखते हुए अगर आपका पोर्टफोलियो हमारे हिसाब से हिंदुस्तान के ड्रिवन डोमेस्टिक इन्वेस्टर वाले स्टॉक्स पे है, आई थिंक आप मच सेफर हो। एफआई स्टॉक के अंदर में तो आपकी वॉलेटिलिटी आपको यूएस के साथ झेलनी ही पड़ेगी। राइट। एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करते हैं अजय, जो आप बहुत क्लोजली भी देखते हैं और ये बहुत अच्छा प्ले है ग्लोबल एक्सपोर्ट्स का और डोमेस्टिक, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। एक तरफ तो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पूरे ग्लोबली एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरी तरफ जियो, रिटेल, वो सब उनका डोमेस्टिक सेंट्रिक बिजनेस भी काफ़ी है और अब वो हाइड्रोजन में जा रहे हैं। 2820 आज भी 2% ऊपर, एक महीने में ये चलता ही जा रहा है, 10-15% के ऊपर चल गया है। क्या हो रहा है इसके अंदर एकदम जबरदस्त री रेटिंग का ट्रिगर आपकी नजर से? देखिए, कई बार हम बोलते हैं कि एक तो रिलायंस सबसे अंडर ओन्ड स्टॉक है। पीपल को बिलीव नहीं करेंगे लोग कि एक टाइम पे जो डार्लिंग था मार्केट का, वो मोस्ट एचएनआई पोर्टफोलियो से आपको नहीं मिलेगा। इंक्लूडिंग डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड में आप देखेंगे तो बारिंग द लार्ज कैप फंड के अंदर में आपको रिलायंस की होल्डिंग उतनी ज्यादा नहीं मिलेगी। तो एक तो है इसकी स्टार्टिंग प्रिंगेस की काफी अंडर ओन्ड स्टॉक है। दूसरा कि सप्लाई मार्केट में नहीं आ रही है स्टॉक की, तो डिमांड सप्लाई के ऊपर में ये स्टॉक काफी बढ़ गया है इसके अंदर में। हम रीजन ढूंढ सकते हैं रेटिंग के लिए कि आपकी बार ये 2200 से 2400 क्यों हुआ, 2400-2700 क्यों हुआ। फैक्ट इज कि ये शेयर काफी अंडर ओन था मार्केट में, मोस्ट इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में नहीं था। और जो थोड़ा सा जो बेनिफिट जो ऑयल को मिलेगा, जो नेचुरल गैस प्राइस, आप सही ट्रिगर मानेंगे तो जब गवर्नमेंट ने रिलीज किया नेचुरल गैस प्राइसेस को 2.9 से 6.9 डॉलर से लेकर जो बाजार में आज $30 चल रहा है पर बीटीयू, वो एक मेजर ट्रिगर था कि चलो ये तो डेफिनेट इनकम है जो रिलायंस को मिले ही मिलेगी। इसमें ना जियो में इशू है ना रिटेल का है, ये तो आपने सिर्फ सप्लाई करना है, आपको ये 3 गुना दाम मिलेंगे। तो आई थिंक जो री रेटिंग शुरू हुई थी नेचुरल गैस प्राइसेस से, अब वो थोड़ी फैल गई है कि जो अंडर ओन्ड सेगमेंट बैठा है मार्केट में वो अब जाके खरीद रहा है स्टॉक को। तो अब किस प्राइस पे सही वैल्यू है उसकी, ये तो कौन जानेगा। बट द पॉइंट इज कि रिलायंस को ना रखना भी पोर्टफोलियो में जुर्म है, रखना भी आपको हर्ज लगता है। तो मार्केट बहुत डिवाइडेड है, या तो आप बहुत उसको लव करेंगे या उसको हेट करेंगे, बट आप उसको भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो लव आप करेंगे या तो उसको हेट करेंगे, बट इग्नोर नहीं कर सकते आप इसको, ये बात बिल्कुल ठीक है। अजय, क्या ये सरकारी कंपनीज को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते ना? आप भले सरकार हिस्सेदारी बेच रही है फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन सरकारी कंपनी को कैसे इग्नोर कर सकते हैं फिर हम? देखिए, 15 साल में पहली बार रिटर्न आई है सरकारी कंपनी में, वो भी कमोडिटी कंपनीज में। आप देखेंगे सारी रिटर्न जो आई है कमोडिटीज में आई है, डिफेंस में आई है, 2 सेक्टर्स के अंदर में आई है रिटर्न। और वो भी चलती रहेगी जब तक कमोडिटी साइकिल चलेगा। जिस दिन कमोडिटी साइकिल रुकेगा, इन कंपनियों से फिर निवेश फिर आपको निकालना ही पड़ेगा, बिकॉज 15 साल का अंडर परफॉर्मेंस है इन कंपनियों के अंदर में, एक दिन का अंडर परफॉर्मेंस नहीं है। तो आज की तारीख में इफ यू आस्क मी कि जितनी भी वैल्यूएशन है, चाहे कमोडिटी को छोड़ के, पीक पे चल रही हैं पीएसयू स्टॉक की। बैंकिंग स्टॉक का तो बिल्कुल भी मतलब आप लगे, सबसे बड़ा सेगमेंट तो बैंकिंग का ही है कमोडिटी के बाद में। उसका तो आप जानते हैं कि अगर बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी का वॉल्यूम नहीं बढ़ सकता है दिसंबर टू मार्च क्वार्टर में, विच इज द क्लोजिंग क्वार्टर, हर कंपनी कोशिश करती है सेल बुक करने की। तो आप अगर बजाज फाइनेंस रिजल्ट देखेंगे, टॉप लाइन फ्लैट है। अगर बजाज फाइनेंस की टॉप लाइन फ्लैट है तो पीएसयू बैंकिंग सेक्टर को ग्रोथ दिखाना बड़ा मुश्किल है मेरे हिसाब से। तो कमोडिटी सेक्टर, डिफेंस सेक्टर हाँ,
बट बाकी सेक्टर्स के अंदर में पीएसयू बैंक, आई थिंक पीएसयू बैंक या अदर सेक्टर्स में उनको रखना निवेश मेरे हिसाब से तो फायदा नहीं है, बिकॉज पीएसयू तो पीएसयू है, एट द एंड ऑफ द डे लोग ठीक है बट उनका जो प्रोसेस है वो तो पीएसयू वाला ही रहेगा। ऑलराइट अजय, मॉर्निंग प्रियंका यार, अगर यहाँ पर अब वैल्यू पिक करनी होगी, आपका व्यू तो क्लियरली हमने सुना ही दूसरे स्पेसेस पर, तो आपको लगता है कि अब जो एक एडजस्टमेंट होनी थी, जो एक प्रीमियम पे चल रहे थे आईटी स्टॉक्स, चाहे आईटी स्टॉक्स हो या फिर नैस्डैक में जो आप जैसे फांग स्टॉक्स देखते हैं, वो अब ऑलरेडी एडजस्ट हो गए हैं, आपको लगता है या फिर अभी भी एक सेल ऑफ होगा? आपको किस लेवल पर दिखता है इनके वैल्यूएशन कंफर्ट, जहां पर इनमें बाइंग जो अट्रैक्टिव हो जाए और बाइंग के मौके बने? देखिए, मैं आपको एक थोड़ा सा रिवर्स करता हूं क्वेश्चन को, कि आपको अगर वैल्यू पिक देखना है तो पहले आप देखिए कि जो स्टॉक आपके वैल्यू क्वोशंट के अंदर में नहीं आते हैं वो आपके पोर्टफोलियो में क्यों है, वो आपको पहले देखना है, इससे कि पहले कि आप नया स्टॉक उठा लीजिए। उतना ही जरूरी है कि आप क्या बेच रहे हैं जो आप खरीद रहे हैं। मेरे हिसाब से आपने तो मेरे हिसाब से जैसे आपने वैल्यू स्टॉक की बात करते हैं, अगर आपके पोर्टफोलियो में अभी भी एमएनसी स्टॉक है, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा वेस्ट जो इन्वेस्टर का मनी हुआ है पिछले 5 सालों में वो एमएनसी स्टॉक में हुआ है। कोई रिटर्न नहीं, कोई परफॉर्मेंस नहीं, थर्ड क्लास मैनेजमेंट अक्रॉस द बोर्ड, सब तनख्वाह लेके घर जाने वाले हैं, इन्वेस्टर का कोई भी रिटर्न नहीं आया। तो एक पुराना पैराडाइम था कि आपके दादा परदादा ने आपके लिए नेस्ले का शेयर छोड़ दिया था या यूनिलीवर का छोड़ दिया था, तो आपके लिए भी वही वो एप्लीकेबल अब नहीं है। तो एक तो है कि आप वहां से निकलिए, दूसरा है कि आईटी स्टॉक ना, आईटी स्टॉक के अंदर में यूएस में आप सेल होता रहेगा, प्राइस गिरती रहेगी बढ़ती रहेगी, आपके कंट्रोल में नहीं है। बट कंपनियों क्या, इससे बेहतरीन कंपनी हिंदुस्तान की कोई होगी नहीं जो टॉप 3 आईटी कंपनीज है हमारी। बिकॉज ऐसी कहां मिलेंगी आपको कंपनियां जो क्वार्टर टू क्वार्टर कैश फ्लो जनरेट करती हैं, क्वार्टर टू क्वार्टर डिविडेंड देती हैं, बायबैक देती हैं, गवर्नेंस स्टैंडर्ड की प्रॉब्लम नहीं है, डिमांड की प्रॉब्लम नहीं है। आज कोई कंपनी ये नहीं कह सकती कि डिमांड की प्रॉब्लम है। और अभी तो यूएस ही हुआ है पूरा डिजिटाइज। आप देखिए दुनिया जब पूरा एक्सपेंशन करेगा, इंडिया के अंदर में जब आएगी ये डिमांड डिजिटाइजेशन की, और आपने देखा एचडीएफसी बैंक का क्या हुआ था, आपने देखा पेटीएम में क्या हो रहा है टेक्नोलॉजी पे, इंडियन बैंकिंग सेक्टर ने तो खर्च किया ही नहीं टेक्नोलॉजी पे, जो अब यहाँ पे शुरू होगा जो खर्च करना। तो यूरोप ले लीजिए, इंडिया ले लीजिए, एशिया ले लीजिए, अफ्रीका ले लीजिए, अभी ये सारी ज्योग्राफी तो बाकी है, अभी तो सिर्फ आपका 80% सेल्स यूएस से आ रहा है आपके पास में। तो इन कंपनियों में ना निवेश रखना मेरे हिसाब से इंडियन इन्वेस्टर के लिए आई थिंक गलत होगा मेरे हिसाब से, बिकॉज सेफेस्ट साउंडेस्ट बेस्ट रिटर्न सेक्टर यही रहेगा पिछले अगले 3 से 5 साल में। अजय, क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स आप कैसे देखते हैं बजाज फाइनेंस की क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स फॉर एग्जांपल, क्योंकि वो नॉट ओनली कंज्यूमर स्पेस के लिए एक तरह से लीडर हैं, बट वो सेंटिमेंट ऑन ग्राउंड भी बता रहे हैं कि रिटेल डिमांड की क्वालिटी क्या है, जो जिस तरह से मैनेजमेंट की कमेंट्री आई, क्या राय बन रही है? देखिए, कमेंट्री तो मैंने देखी नहीं है, मैं रिजल्ट जरूर देखता हूं कि रिजल्ट के अंदर में यह है कि क्वार्टर टू क्वार्टर फ्लैट है टॉप लाइन। अगर बजाज फाइनेंस की क्वार्टर टू क्वार्टर फ्लैट है, और ये हमने एचडीएफसी में भी देखा है स्टॉक के अंदर में कि मैनेजमेंट कमेंट्री हर क्वार्टर में आके सीएमडी बोलते बहुत बढ़िया है, हाईएस्ट डिसबर्समेंट है, हाईएस्ट एवर है, बट जब रिजल्ट आता है तो आप देखते हैं अरे फ्लैट लाइन ग्रोथ है। फ्लैट लाइन तो इंसान में फ्लैट लाइन का आप मतलब जानते ही हैं क्या होता है। तो ये कंपनियों की जब फ्लैट लाइन ग्रोथ आ जाती है तो आपको कमेंट्री छोड़ के आपको नंबर पे देखना चाहिए कि ये इकोनॉमी का बता रही है कि इकोनॉमी में डिमांड अब क्या हो रही है, कि अगर बजाज फाइनेंस जैसा कंपनी जिसकी स्प्रेड इतनी ज्यादा है, मोस्ट फेवर्ड कंपनी है, वो ग्रोथ नहीं दिखा सकती है लोन सेगमेंट के अंदर में, तो दैट मींस रूरल डिमांड और जो सेमी अर्बन डिमांड है उसकी क्या सिचुएशन है और वो आगे आपको 6 महीने में क्या प्ले करेगी। इसीलिए बोल रहा हूं कि कंज्यूमर सेक्टर वगैरह के अंदर में ये इंडिकेट कर रहा है बड़ी क्लियरली कि इन्फ्लेशन बाइट कर रहा है, लोगों ने खर्चे कम करने शुरू कर दिए हैं, सामान लेना कम कर दिया है, और क्रेडिट साइकिल का भी एक आई थिंक मेरे हिसाब से एक प्लेटू आने वाला अगले 6 महीने में, जो लोग कहेंगे और उधार नहीं ले सकते क्योंकि इनकम नहीं बढ़ रही है या नौकरियां हैं तो नहीं, उसको बचाना है। तो ये जो प्लेटू है ये आपको कंज्यूमर स्टॉक के अंदर से वार्निंग दे रहा है कि कंज्यूमर डिमांड कम है, आप उसको जरा ध्यान से देखिए। यूएस के तो मॉर्गेज मंथली मॉर्गेज पिछले महीने में 10% का फॉल आया था, जबकि यूएस और इंडिया के होम लोन में अब 1-1.5% का ही फर्क रह गया है, रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगा, एक हॉस्पिटल आईपीओ अराउंड द कॉर्नर है, पीडियाट्रिक हॉस्पिटल रेनबुट, लेकिन इधर हॉस्पिटल स्टॉक्स ने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। वो ये स्पेस आपको इंटरेस्ट करता है? आपके पोर्टफोलियोज में है कोई हॉस्पिटल स्टॉक्स? एनी थॉट्स देयर? हमारे पोर्टफोलियो में है लेकिन काफी सालों से है। तो हॉस्पिटल स्टॉक का ये है कि ये रिटर्न देती हैं एक सेगमेंट्स में, 1-2 साल में आपको 5 साल में
आपको 1 या 2 साल में ही रिटर्न मिलेगी, उसके बाद में आपको रखना पड़ेगा फ्लैट। चाहे अपोलो ले लीजिए, चाहे फोर्टिस ले लीजिए, दोनों में हमारी होल्डिंग है। रिटर्न आई है 6 महीने से 1 साल के अंदर में, उसके बाद में अगले 2 साल से या 1.5 साल से, लास्ट 1.5 साल से बिल्कुल फ्लैट हो गई परफॉर्मेंस। एंड उसका रीजन है कि जब ये कैपेसिटी एक्सपेंशन होती है, आपको इन्वेस्टर को रिटर्न मिलती है। जैसे एक्सपेंशन खत्म होती है या प्लेटो आता है, आपका रिटर्न खत्म हो जाता है। तो हॉस्पिटल स्टॉक को आप इस तरह नजर देखिए कि आपको मिनिमम होल्डिंग रखनी है 5 साल की, उससे कम में आपकी रिटर्न नहीं आएगी। और जो आईपीओ आ रहे हैं उसके अंदर में आप सबसे बड़ा, मैं तो कहता हूं, आप एक ध्यान रखिए कि जितना खराब आईपीओ परफॉर्मेंस होगा, पोस्ट आईपीओ परफॉर्मेंस उतना ही अच्छा होगा। तो आप, अगर आपको 10 लाख या 20 लाख या जो भी लगाना है, 100 रुपया, आप 10 से 20 आईपीओ में लगाइए, 50 रखिए आईपीओ के बाद में। अगर आईपीओ के बाद में आपको अच्छा एंट्री पॉइंट मिलता है, आप उसमें जाइए। तो हॉस्पिटल स्टॉक अच्छे हैं, बट रिटर्न साइकिल उनका बड़ा ही लंबा है, बिकॉज उनका जो कैपेक्स साइकिल है, हॉस्पिटल बनने में ही 3 से 4 साल 5 साल लगते हैं, फिर उसको रिटर्न आने में 3 साल लगते हैं। तो अपोलो को 15 साल लगे रिटर्न देने को शेयर होल्डर्स को। फोर्टिस की इतना अंडर वैल्यूड था, तब भी उसको लगे 3 से 4 साल रिटर्न देने में। तो अगर आप आईपीओ में जाते हैं हॉस्पिटल के एट मार्केट प्राइस के अंदर में, तो रिटर्न एक्सपेक्टेशन थोड़ी धीमी रखिएगा, क्योंकि ये टाइम देगी, आप बहुत टाइम लेगी आपको रिटर्न देने में। और कई 2-3 स्टॉक ऐसे भी थे, आपने देखा होगा हॉस्पिटल के, नाम नहीं लूंगा, जिनका रिटर्न आया ही नहीं बिल्कुल भी मार्केट के अंदर में। तो मेरे हिसाब से स्टॉक ठीक है, पेशेंस बहुत चाहिए इनके साथ में, और एवरेजिंग की कैपेसिटी, अगर गिरे तो आप इसको एवरेज करिएगा, तो वरना ये रिटर्न बहुत मुश्किल से देते हैं। अजय, अब तक तो हम आपसे पता कर रहे थे कि क्या ठीक है क्या खराब है, अब आप अपने हिसाब से बता दीजिए क्या ठीक है और क्या खराब है, या क्या ठीक है ये बता दीजिए, खराब तो सुनते देखिए इंडियन इकोनॉमी के लिए तो बड़ा ठीक सिंपल सी बात है कि जो कमोडिटी सप्लायर हैं वो यूनिक मोनोपोली पोजीशन में है, क्योंकि उनके कंपटीशन नहीं आ सकता शॉर्ट रन के अंदर में। तो आप जो मर्जी कर लीजिए, वेदर कॉपर सप्लायर, जिंक सप्लायर, ये सप्लाईज हैं जितने कमोडिटीज के हैं, इनको आयरन ओर सप्लायर, इनको आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, इनके ग्लोबल प्राइसेस चलेंगे। और अगर रुपी डॉलर जो आज आप देख रहे हैं 77 के आसपास भी पहुंचने वाला है, और फॉरवर्ड कवर के साथ में 80 रुपया हो गया है 1 साल के फॉरवर्ड कवर पे, तो इनकी तो अपने आप ही रियलाइजेशन बढ़ती जाएगी, बिकॉज इट इज इंडेक्स टू ग्लोबल प्राइस। तो अगर रुपी डॉलर गिरेगा तो वेदर ग्लोबल प्राइस फ्लैट भी रहेंगी, इनको रुपी रियलाइजेशन बढ़ती चली जाएगी। तो एक जो सेगमेंट है कमोडिटी का, वो बेहतरीन सेगमेंट है मेरे हिसाब से। उसमें इंडिया के अंदर में जो भी प्लेयर्स हैं, बहुत यूनिक मोनोपोली स्टेटस के अंदर बैठे हुए हैं। दूसरा है निश प्लेयर्स, जिनके पास में कोई अगेन कंपटीशन नहीं है। जैसे आप मल्टीप्लेक्स को ले लीजिए, जैसे हमारी होल्डिंग है तो हम डिस्क्लोज कर रहे हैं, जैसे आप आईएक्स जैसे कंपनी ले लीजिए, पावर एक्सचेंज, उसमें भी कोई आपके पास में कंपटीशन है ही नहीं। तीसरा, आप थोड़ा सा हटिए इक्विटी से, हमने पहले भी जिक्र किया था, रीट्स में जाके देखिए, रीट के अंदर में एक आध रीट बहुत बढ़िया है। पावर ग्रिड के जो इन्वेस्टमेंट रीट हैं, 2 कंपनियां हैं उसके अंदर में, उसमें रिटर्न, बेहतरीन रिटर्न आई है, और आपको क्वार्टर टू क्वार्टर डिविडेंड मिलती है। तो ये जो सारे सेगमेंट है, निश सेगमेंट, लो मोनोपोली सेगमेंट, कमोडिटी सेगमेंट, इन तीनों के अंदर में सेफ्टी हाईएस्ट है, बिकॉज इसमें कंपटीशन नहीं है। बाकियों में आपने देखा टू व्हीलर वगैरह में जो कंपटीशन आ रहा है, या फिनटेक में, तो डिमांड बढ़ेगी लेकिन कंपटीशन बढ़ रहा है। ये 8-10 सेक्टर ऐसे हैं जहां डिमांड भी है और कंपटीशन भी नहीं है। तो आपको यूनिकली आपका सिक्योरिटी पोर्टफोलियो सिक्योर रहेगा, एटलीस्ट इन द अगले 6 महीने में जब हम डिमांड का इशू देख रहे हैं। ऑलराइट अजय, जिस तरह से ये बात भी की जा रही है कि ये पूरा साल थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, तो क्या आपको लगता है कि अपने एसेट एलोकेशन को भी, शायद उस स्ट्रैटेजी को भी थोड़ा रीलुक या रीचेक करना चाहिए? जैसा हमने बोला, पहले भी आपसे जिक्र किया कि ये जो सेक्टर है रीट्स का, और जो पावर ग्रिड का जो सेक्टर है, पावर ग्रिड इन्वेस्टमेंट का, इंटीग्रेट, तीनों में हमारी होल्डिंग है। ये सेक्टर बहुत बढ़िया फॉइल है रिटेल इन्वेस्टर के लिए, बिकॉज लिक्विड है, आपको हर क्वार्टर में रिटर्न आती है, प्राइस आपकी गिरती नहीं है, बिकॉज सप्लाई ऑफ यूनिट्स बढ़ नहीं रही है। तो आपको कभी भी आपको डायरेक्ट इक्विटी में मूव करना, आप मूव कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर में, और सेफ्टी आपकी मेंटेन्ड है। तो एक ये आपको जो सेक्टर है, इसको आपको रखना पड़ेगा। दूसरा, जो मैंने कहा कि जो आपका डेड इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिसमें आपकी उम्मीद कम हो गई है अब, खासकर जो एमएनसी स्टॉक्स हैं, एमएनसी फार्मा स्टॉक्स हैं, एमएनसी कंज्यूमर स्टॉक्स हैं, सॉरी, उसको आप कैश में रखिए, उस पर आप यूज करिए रिटर्न के लिए। कमोडिटी में आप नहीं है तो वहां जाइए। निश स्टोरी, मोनोपोली स्टोरी को आप अभी भी इन्वेस्ट करिए मेरे हिसाब से, वहां पे अपना फोकस रखिए कि इसके कंपनी के कितने कॉम्पिटिटर हैं मार्केट में। और लास्ट, सीजन खुलेगा अक्टूबर के बाद में, शादी का सीजन खुलेगा, इंडियन वेडिंग मार्केट का कंजम्पशन स्टोरी विल प्ले आउट इन 5 और 6 स्टॉक्स। उससे बढ़िया स्टोरी नहीं होगी। टाइम है आपके पास में,
बट वो स्टोरी प्ले होके रहेगी अगर कोविड का फिर इम्पैक्ट नहीं आया। तो आई थिंक इस तरीके से करिए और हेज रखिए अपने पास में रीच एंड इंटीग्रेट जैसे इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का, जिससे कि आपको रिटर्न मिलती रहे, सेफ रहे आप। राइट, ठीक है, वेरी वेल सेड अजय, थैंक यू सो मच फॉर योर Thank you very टाइम और ये सारी व्यूज हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।